सी ट्यूटोरियल्स। बच्चों आज हम 9th साइंस का 8th लेसन यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स का पार्ट 3 सीखने जा रहे हैं। अब तक हमने सभी यूजफुल माइक्रोब दैट इज लैक्टोबैसिली, राइजोबियम एंड ईस्ट के बारे में सब पढ़ लिया। आज हम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक्स के कौन कौन से टाइप इनके बारे में पढ़ते हैं। So let's start. Antibiotics, carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microbes are called as antibiotics. अब एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या है? तो कुछ बैक्टीरिया और फंगस से हम कार्बन कंपाउंड्स तैयार करते हैं। किस लिए? तो डिस्ट्रॉय करने, एक तो किल करने के लिए, नहीं तो प्रिवेंट द ग्रोथ, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हार्मफुल माइक्रोब्स की, इन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें सलाइन दिया जाता है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स के डोसेस डाले दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अ डिस्कवरी ऑफ 20th century have brought about revolution in a field of medicine. एंटीबायोटिक्स से रिवॉल्यूशन, क्रांति आ गई मेडिसिन के फील्ड में। Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from the some countries. और इन एंटीबायोटिक्स की वजह से जो नॉन क्यूरेबल, एक जमाने का नॉन क्यूरेबल डिसीज था ट्यूबरक्यूलोसिस दैट इज टीबी, अब ये इरेडिकेटेड यानी कि खत्म हो चुका है कुछ कंट्रीज से। एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स किनके खिलाफ काम करती है? तो बैक्टीरिया के। सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ। कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोटोजोआ को भी किल करते हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कुछ एंटीबायोटिक्स बहुत सारे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज में आती है। दे आर कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी कि इनका स्पेक्ट्रम, इनका जो काम करने का जो फील्ड होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये बहुत सारे बैक्टीरिया को, अलग अलग टाइप वाले बैक्टीरिया को मार सकती है। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इनका एग्जांपल क्या है देख लो, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट है व्हेन द पैथोजन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इवन दो द सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर विजिबल। अब हमें सिम्टम्स तो नजर आ रहे हैं इस डिसीज के क्या है, मगर उसका पैथोजन दैट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, किस बैक्टीरिया से, किस माइक्रोब्स पे एक डिसीज हो रहा है, वो हमारे समझ में नहीं आ रहे, सिर्फ सिम्टम्स हमारे समझ में आ रहे। तो यहाँ पे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ टाइप के बैक्टीरिया को मारते थे। तो उसमें से कौन सा भी वैरायटी होगा उसे क्या करेगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम किल कर देगा। इसलिए जब हमें पैथोजन मालूम नहीं होता तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड अब क्या होगा देख लो, व्हेनेवर अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नोन। अब जिस पैथोजन, यानी कि कौन से माइक्रोब्स के कारण हमें डिसीज कॉज हो रहा है, ये पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, तो क्या करेंगे हम? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, यानी कि स्पेशली वो एंटीबायोटिक स्पेशली उस माइक्रोब्स को ही, उस बैक्टीरिया को ही किल करता है। एग्जांपल आर पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, यानी कि ये सब एंटीबायोटिक्स और रिसर्च में कौन कौन सी यूनिट्स, इंस्टीट्यूट्स काम करती है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी established in 1952 in Pune, NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दैट इज NIV। अगले पेज पर देख लो पेनिसिलिन। अब ये भी क्या है? एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन is a group of antibiotics obtained from fungus Penicillium and it's used for controlling the infection caused by bacteria like Staphylococci, Clostridia, then Streptococcus, etc. अब ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है जो कि फंगस पेनिसिलिन से यूज बनाया जाता है, और कौन कौन से बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होगा उसे रोकता है। तो बैक्टीरिया यानी कि स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो बैक्टीरिया, इनसे जो भी इन्फेक्शन होगा उसे रोकने के लिए
पेनिसिलिन हम यूज करते हैं। मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन आर यूजफुल टू ट्रीट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन। अगर आपको ईयर, नोज, थ्रोट और स्किन का कुछ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो पेनिसिलिन आपको दिया जाएगा। एज वेल एज दिस इज लाइक न्यूमोनिया। न्यूमोनिया पे ऊपर जब हमें न्यूमोनिया होता है तो उसे वहां पे हमें एंटीबायोटिक्स कौन सा देते हैं, पेनिसिलिन। और स्कारलेट फीवर, फीवर के दौरान भी हमें पेनिसिलिन ही देने वाले। आगे दिया है हमें कॉशंस। अब कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी है तो हमें कॉशंस यानी कि कुछ प्रिकॉशंस, सूचनाओं का पालन करना चाहिए, खबरदारी लेनी चाहिए। वो क्या है? एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर जब चिट्ठी देगा लिख के तभी हमें लेना है। बहुत बार क्या करते हैं हम कि डायरेक्टली मेडिकल स्टोर में जाते और फीवर है, ठंडी है, और वहां से प्रिस्क्रिप्शन के सिवा गोलियां खरीदते हैं, तो उसका बहुत बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे बॉडी पे। देन डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। वही बताया है कि प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय आप मेडिकल स्टोर से कौन सी भी एंटीबायोटिक मत खरीदो। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीज लाइक अ थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यानी कि थोड़ा सा आपको सिर दर्द है, थोड़ा फीवर आ गया है, कॉमन कोल्ड है, ठंड बज रही है, थ्रोट का कौन इन्फेक्शन हो गया है, तो आप अपने आप ही मत डिसाइड कर दो कि हाँ एक एंटीबायोटिक हमें चलेगा, दूसरा कौन सा चलेगा। आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ध्यान दो, वो जो लिख के देगा वही आप कंज्यूम करो। देन इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। अगर आपको जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, समझ लो आपको 5 दिन का एक कोर्स दिया है एंटीबायोटिक का, और उस आपको तीसरे दिन ही क्या हुआ, अच्छा महसूस होने लगा, तो क्या करना है आपको? इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक यू मस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट। मगर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तब भी, जितना कोर्स हमें दिया है वो पूरा आपको करना है। डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक विच वेर यूजफुल टू यू। अब आपको कौन से एंटीबायोटिक से फर्क पड़ा हो तो ऐसा नहीं करना है कि वही आप एंटीबायोटिक्स दूसरे को सजेस्ट कर दो। आगे समझ में, उसका मेडिकल सिचुएशन अलग होगा, आपका अलग होगा, तो इसी कारण उसे भी डॉक्टर के पास जाने दो, आप अपना सुझाव उसे मत देना। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में आप देख लो क्या दिया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, a professor of microbiology at St. Mary's Hospital, had cultured varieties of bacteria and fungi in a petri dish in his lab. अब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये प्रोफेसर थे माइक्रोबायोलॉजी के एट सेंट मेरीज हॉस्पिटल, और इन्होंने कल्चर यानी कि वहां पे प्रोड्यूस किए थे, कल्चर किए थे बैक्टीरिया और फंगी पेट्री डिश में। On 3rd September 1928, while observing Staphylococci culture, जब वो Staphylococci बैक्टीरिया का कल्चर देख रहे थे, he made a interesting observation in one petri dish. एक बहुत ही अनोखी चीज उन्होंने पेट्री डिश में देखी। क्या थी वो? तो in that petri dish, fungal colonies has grown, but the area around those colonies was clean and clear. यानी कि वहां पे फंगल कॉलोनी तो ग्रो हो गई थी, फंगस, मगर उसके जो बाजू का एरिया था वो पूरी तरह से साफ था। दैट इज बैक्टीरिया हैड एक्चुअली बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि उस फंगस के जो आजू बाजू के बैक्टीरिया थे उस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे, फंगस ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। आफ्टर फर्दर स्टडीज ही कंफर्म दैट द फंगस ग्रोइंग देयर वाज पेनिसिलियम एंड इट्स सिक्रीशन हैज डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरियल कॉलोनीज। और बहुत सारे स्टडी के बाद उनको समझ में आ गया, यानी कि उन्होंने कंफर्म किया कि जो फंगस है ग्रो हो रहा है वो पेनिसिलिन सीक्रेट कर देता है, और उसकी वजह से बैक्टीरियल कॉलोनीज मर जाती है, यानी कि फंगस के सिक्रीशन से बैक्टीरिया को हम मार डाल सकते हैं। Thus the first antibiotic that is penicillin has been discovered accidentally, यानी कि एक एक्सीडेंट ही था, ये अपघात ही था जिसके कारण एक्सीडेंटली इसका डिस्कवर हुआ था। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन।
and this form the basis of for attempts to find cures for incurable disease। और इसी की वजह से बहुत जो इनक्यूरेबल है यानी कि जिनके ऊपर कोई औषधि नहीं बनी थी अब तक, तो ऐसे रोगों पे क्यूर होना चालू हो गया, उन्हें कुछ उनके उपचार हमें मिल गए। Shouldn't we always be grateful to Alexander Fleming for discovering the life-saving antibiotics? तो हमें इनका शुक्रिया करना चाहिए क्या नहीं? करना चाहिए ना? Then, wonderful to know, and grow fungi in their termitarium, यानी कि एंट हिल। उनके घरों में वो क्या करते हैं? फंगी ग्रो होती है एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट, और वहीं से उस फंगी से ही अपना खुद का खाना लेती है। Some species of wasp and other insects lay their eggs in the fungal bodies growing on the trees, thus ensuring a food supply for their larvae। और wasp ये भी एंट जैसे होता है, और कुछ इंसेक्ट ये क्या करते हैं? फंगल बॉडी के अंदर, यानी कि फंगल बॉडी जो ट्रीज के ऊपर रहती है उनके बॉडी के अंदर, फंगल बॉडीज के अंदर अपने अंडे छोड़ देती है। अब ऐसा क्यों करती है? तो जब अंडे में से लार्वा बाहर निकलते हैं तो लार्वा को फूड सप्लाई मिल सके, यानी कि वो फंगल बॉडीज पे जिंदा रह सके, इसलिए इनके अंदर वो अपना अंडा डालती है। अब ये तो हो गए सारे यूजफुल। अब हम हार्मफुल के बारे में देखते हैं। तो हार्मफुल में हमें फर्स्ट है फंगी। फंगी के बारे में देख लो क्या दिया है हमें। माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं टाइनी पार्टिकल्स फंगी के, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड इफ देयर इज अ सफिशिएंट मॉइस्चर, स्पोर्स जर्मिनेट ऑन कॉटन फैब्रिक, गनी बैग्स, लेदर, वुडन आइटम्स एक्सेट्रा। और मॉइस्चर रहेगा अगर एयर में तो एक स्पोर्स जर्मिनेशन चालू होता है इनका, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा। कॉटन फैब्रिक पे, कॉटन के जो कपड़े होते हैं, तो आपने रेनी डेज में देखा होगा कि रेनी डेज में गनी बैग्स के ऊपर स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि जिसे हम कवक नहीं तो भूरा इसे बोलते हैं। तो कॉटन फैब्रिक, गनी बैग्स जो जूट वगैरह से बने होते हैं, ऐसे नेचुरल फाइबर से, उन बैगों पे, लेदर की वस्तुओं पे, बेल्ट, बूट्स और वुडन आइटम के ऊपर हमें जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स दिखाई देता है। द फंगल हाइफे दैट इज फाइबर ऑफ फंगस पेनेट्रेट डीप इनटू द मटेरियल। जो फाइबर होता है, देखो फंगस कैसा बना होता है, ऐसा ये फाइबर होता है और इसके ऊपर है उसका ऊपर वाला हिस्सा और इसके अंदर स्पोर्स, बराबर। तो ये जो फाइबर होता है that penetrate deep into the material to obtain the nutrition and to reproduce, वो क्या होता है? मटेरियल के अंदर तक अंदर जाता है और रिप्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिशन लेता है। दिस कॉज मटेरियल टू वेयर एंड बिकम वीक, और इसी की वजह से अब फाइबर अंदर जाएगा तो इसकी वजह से उसका वेयर एंड टियर होता है और वो वीक हो जाता है मटेरियल, दैट इज कॉटन फैब्रिक, गनी बैग्स, लेदर एक्सेट्रा। As a result, gunny bags, leather items like shoes, purse, belt on which fungi have grown do not last long, यानी कि जो पर जिन वस्तुओं पे फंगी ग्रो होना चालू होती है वो ज्यादा समय तक टिकती नहीं। वुडन आइटम्स also get spoiled, और वुडन आइटम्स का टेक्सचर भी बदल जाता है। Sometimes you may have noticed a black powder or white disc floating on the pickle और मुरम्बा, यानी कि ब्लैक पाउडर आपने देखी होगी, नहीं तो व्हाइट डिस्क। अब ऐसे सर्कल होता है और उसके बीच व्हाइट पोर्शन होता है पिकल पे, यानी कि अचार, नहीं तो मुरम्बा के ऊपर आपने देखा होगा। व्हेन अ जार इज ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद हमने अगर जार खोला होगा तो ऐसा हमें दिखाई देता है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, वो क्या होता है? तो फंगी होता है। व्हाई आर सच फूड आइटम्स आर नॉट गुड टू, और ये अच्छा है क्या खाने के लिए? तो नहीं, हमारे हेल्थ के लिए इसे फंगस लगा हुआ खाना अच्छा नहीं है। Whereas a species of fungi grow on food item like pickle, मुरम्बा, जाम, सॉस, चटनी। अब पिकल यानी कि अचार, मुरम्बा, जाम, सॉस, चटनी, इनके ऊपर भी फंगी ग्रो होती है। They use the nutrients in this food item for growth and reproduction।
जब पिकल में जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मोरंबा में जो होते हैं, वो न्यूट्रिशंस ये फंगी यूज करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज माइकोटॉक्सिन्स। मगर इस एक्टिविटी के बीच यानी कि न्यूट्रिशन लेते हुए उनसे माइकोटॉक्सिन्स विषारी पदार्थ बाहर निकलते हैं। सर्टन पॉइजनस केमिकल्स, ये क्या होते हैं? माइकोटॉक्सिन्स यानी कि पॉइजनस केमिकल्स होते हैं इनटू द फूड, और एक चले जाते हैं हमारे फूड में, एंड दस फूड बिकम पॉइजनस, और इसकी वजह से वो फूड पॉइजनस बन जाता है। हेंस द फूड ऑन विच फंगी हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। इसीलिए जिस फूड पे फंगी ग्रो हुई है वो फूड हमें खाना नहीं चाहिए। ये आपको गिव रीजन पे आ सकता है कि व्हाई शुड द फूड ऑन विच फंगी हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। देन सेकेंड है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लोस्ट्रीडियम। तो वो पढ़ते हैं, देख लो क्लोस्ट्रीडियम के बारे में। समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग अकर ड्यूरिंग कम्युनिटी फीस्ट। हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन? जब कम्युनिटी फीस्ट यानी कि क्या, तो कुछ समारंभ हो सकते हैं, शादी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है। तो इस वक्त क्या होता है, पूरा जो समुदाय होता है उन्हें सबको एक फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये क्यों होता है? देख लो, द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक फूड आर क्लोस्ट्रीडियम। यानी कि जो कुक फूड होता है हमारा, उसे खराब करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम। Out of about 100 different species of the bacterium, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of human and other animals. अब 100 से ज्यादा इसकी प्रजातियां अलग अलग है। कुछ फ्री लिविंग इन द सॉइल यानी कि कुछ सॉइल में जिंदा रहती है, तो कुछ एलिमेंट्री कैनल यानी कि जिस कैनल से हमारा अन्न जो हम खाना खाते हैं वो पास होता है स्टमक के यहाँ, तो इस एलिमेंट्री कैनल में ह्यूमन बींग के और एनिमल के बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ये होते हैं। दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप, इनका कैसा शेप है? रॉड शेप्ड है। एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप्ड एंडोस्पर्म, और बॉटल शेप्ड एंडोस्पर्म उनका होता है। ये देख लो, बॉटल शेप्ड एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म्स इन एडवर्स कंडीशन यानी कि खराब कंडीशन। One special characteristics of this bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of the air. मगर नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होती है जो एयर की, उसमें ये जिंदा नहीं रहते। बिकॉज दे ग्रो इन एनारोबिक कंडीशन, यानी कि एनारोबिक यानी कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं है उसे कहते हैं एनारोबिक। तो जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा इस कंडीशंस में एक क्लोस्ट्रीडियम जिंदा रहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन मिलेगा इनको तो ये जिंदा नहीं रह सकते। अब नीचे हमें क्लोस्ट्रीडियम टेटानिक का शेप दिया है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ये अलग अलग 4 फिगर्स दी हुई है। अब जो अगला पॉइंट है अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये था हमारा इस वीडियो का पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।